नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 30 अगस्त 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के 38 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं और पेपर का लेवल यहां पर आप देखेंगे किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल हलवा ईजी क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं इन सभी 38 क्वेश्चंस का एग्जैक्ट ऑथेंटिक आंसर क्या होने वाला है। ये पूरा पेपर टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर 150 आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फिलहाल यहाँ पर अपन कंटिन्यू करते हैं। जो जीके के 38 क्वेश्चंस यहाँ से कंटिन्यू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 से। तो देखते हैं सभी क्वेश्चंस का क्या एग्जैक्टली आंसर होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, यदि अभी तक आप ये वीडियो कंटिन्यू आगे तक देखेंगे तो आप हो लक्की व्यूअर, क्योंकि अभी मंथ एंड सेल लाइव हो चुकी है। टेक्स्ट बुक की जो लोएस्ट प्राइस की आती है, जिसमें कैंडिडेट 1 से 2 महीने का इंतजार करते हैं, वो फिलहाल आपके समक्ष हैं। 31 अगस्त तक आप यदि टेक्स्ट बुक पास प्रो टीटीजे की कूपन कोड से लेंगे तो आपको 12% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा और लोएस्ट प्राइस में डील। और 1 सितंबर से इसकी प्राइस 699 हो जाएगी। इससे पहले इसका फ़ायदा उठाएगा। 1 साल की वैलिडिटी में पास प्रो मिल रहा है, यानी आने वाले 1 साल में जो भी एग्ज़ाम आए, चाहे यूपी पुलिस का आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी लेखपाल वगैरह, आप जितने भी यूपी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, दिल्ली पुलिस वगैरह सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर, पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस के तौर पर लगाएंगे और स्मार्ट तरीके से उनका एनालिसिस करेंगे, कहाँ कहाँ गलती हो रही है। टाइम मैनेज होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस टाइप से 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से कंप्लीट करने से होती है और 50% आपका सिलेबस और कंटिन्यूटी है। न्यू कैंडिडेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कैसे पास प्रो ज्वाइन करना वो वीडियो देख सकते हो और टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके अभी इसका फ़ायदा उठेगा 31 अगस्त से पहले पहले। फिलहाल अपन सवाल देखते हैं बिल्कुल फटाफट। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू क्या करता है? आईटीयू जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में स्थापित हुआ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। जो ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम हो गया या फिर जो सैटेलाइट ऑर्बिट है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम है अंतर्राष्ट्रीय जो दूरसंचार संघ के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हैशटैग का इस्तेमाल यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे तो जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, आप इंक्रीज करना चाहते हो एंगेजमेंट, कोई हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक तो हैशटैग से कंटेंट, एक टाइप का कंटेंट आपको खोजने में मदद मिलती है, यानी कंटेंट को कैटेगरी वाइज करने में। जैसे ओलंपिक चल रहा है तो हैशटैग ओलंपिक आप सर्च करेंगे तो ओलंपिक के संबंधित जितने भी पोस्ट होगी वो आपको शो कर देगी। इस टाइप से आप हैशटैग लगाएंगे तो आपकी पोस्ट भी लोगों को शो होगी, तो आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी। विकल्प डी करेक्ट है। चतुर्भुज सुरक्षा समाध क्या है, यानी क्वाड के बारे में पूछा है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, शॉर्ट में इसे क्वाड कहा जाता है। 4 देश इसमें सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहाँ पर आप देखेंगे, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाना। क्वाड है एक स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी डायलॉग है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएस के मध्य, और जिसका मुख्य उद्देश्य है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ना, वहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाना और मैरीटाइम एक तरीके से कॉपरेशन हो जाएगा सिक्योरिटी पर्पस हेतु, समुद्री सहयोग बढ़ाना, क्वाड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की है? इससे पहले भी आपका यूपी पुलिस में आ चुका है, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्टर मैंने बताया था। ऑक्सीजन की खोज है वो प्रिस्टली ने की है, प्रिस्टली ने की है ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 43। सीपीसीबी का क्या मतलब है? सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्थापना होती है 1974 को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री, वर्तमान में मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा, पहले अशोक गहलोत, फिलहाल हैं का यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। भज्जन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, राजस्थान के। नेक्स्ट अपन देखते हैं अनुसंधान में। अब अनुसंधान का सवाल पूछा जा रहा है, एक सवाल पूछा है जो रिसर्च है, अनुसंधान है, इसमें डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? डबल ब्लाइंड स्टडी होती है, इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्व ग्रह को दूर करना। जो बायसनेस होती है, आप किसी निष्पक्षता एक तरीके से बढ़ाना, पूर्व ग्रह को दूर करना। शोधकर्ता जो रिसर्च कर रहा है वो पहले से ही किसी चीज़ के प्रति बायस हो गया, यानी उसका मत एक तरफ चला गया,
तो वो पूर्व ग्रह का शिकार हो गया, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग किया जाता है, यानी रिसर्चर को भी पता नहीं चलता है क्या वो अध्ययन कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम आपके प्रोटीन की फैक्ट्री है। नेक्स्ट सवाल है, लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? LSST, लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप, इसका मुख्य कार्य है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर हैं अंतरिक्ष में, उनका अध्ययन करने के लिए ये दूरदर्शी काम में ली जाती है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र, इतना इजी सवाल पूछ लिया, नाइट्रोजन यानी N2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। 8 ये अलग हैं, ये उन्होंने 1942 से 46 के दौरान लिखी थी, जब जेल में थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी 30 दिसंबर 2016। 50 दिन का टाइम दिया गया था। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी होती है और 30 दिसंबर 2016 थी नोटबंदी की अंतिम तिथि। 31 दिसंबर नहीं थी, 30 दिसंबर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा देश रशिया है। रशिया के बाद सेकेंड आपका कनाडा है। कनाडा के बाद थर्ड चाइना है और चौथे स्थान पर USA। भारत की रैंक है बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वीं है। अगला सवाल है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई? मनाएगी नहीं, मनाई है, वाज का प्रयोग किया है, हिंदी में गलत है। तो ह्यूमन राइट सेलिब्रेट यहाँ पर 75वीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 से शुरुआत होती है। इस मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 10 दिसंबर 1948 से यहाँ पर 10 दिसंबर 2023 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, नौकरी नहीं है, बाकी फेसबुक है, ट्विटर का यहाँ पर नाम एक्स हो गया और नौकरी यहाँ पर एक अलग वेबसाइट है। लोक लुभावनावाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? कोई राजनेता है, लोक लुभावनी योजना लाता है सामने, उस केस में क्या होता है, एक तो वहाँ पर विरोधी दल वगैरह हैं और ध्रुवीकरण है वो बढ़ जाता है। तो राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है लोक लुभावनावाद से और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है यहाँ पर। तो इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। लोक लुभावनावाद किसी प्रकार मीडिया के जरिए यहाँ पर फैलाई जाती है, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ जाता है। विकल्प डी करेक्ट है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियान यानी विद्रोहियों का सैन्य दमन, मिलिट्री सप्रेशन किया जा रहा है, सैन्य दमन किया जाता है किसका? इंसर्जेंट्स, विरोधियों का। ये एक इजी विकल्प था आपके लिए। IGST में आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, इतना इजी पूछ लिया, कैनबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ये भी इजी सवाल है। रिजर्व बैंक है यहाँ पर शेयर बाजार को विनियमित नहीं करती। शेयर बाजार को विनियमित है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा किया जाता है। RBI का काम है मौद्रिक नीति का संचालन है, जो प्रश्न आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सभी। करेंसी नोट जारी करती है, विदेशी मुद्रा का विनियमन करती है, ये सभी इजी कार्य आपको पता है। एशियाई विकास बैंक क्या काम करती है? एशियाई विकास बैंक जो एशियन कंट्री विशेषकर ये विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो इनके मेंबर कंट्री हैं। एशियाई विकास बैंक स्थापना होती है 1966 को, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई है? सभी को पता है 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो ये बने हैं दोस्तों पुर्तगाल के नए PM, पुर्तगाल के बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, जो रीजनल कॉपरेशन है 1985 में स्थापित होता है। 8 इसके मेंबर कंट्री हैं, जिसमें भारत भी एक है। तो ये हो जाएगा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के लिए सार्क संगठन है ना, इसका सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) में आपको मिल जाएगी। बोलने की आज़ादी, भाषण की आज़ादी, आर्टिकल 19 क्लोज 1 में। अगला सवाल यहाँ पर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको ट्रिक तो याद ही होगी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी,
यानी रॉबर्ट सबसे पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर, उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर हेस्टिंग्स, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, उसके बाद कैनिंग भारत का पहला वायसराय, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। आपको जो पूछा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। अगला सवाल, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? साइबर अपराध हैं, ये राज्य को अधिकार है इन पर कानून लाने का। तो ये 7वीं अनुसूची में आपको पता है, तीनों केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची आती है। तो 7th शेड्यूल के अंतर्गत आएगा आपका पुलिस एंड पब्लिक वाला, ये आपका साइबर अपराध इसमें आता है। डंपिंग का तात्पर्य क्या है? डंपिंग, डंपिंग यानी रेट को कम कर देना। तो डंप कर रहे हो आप, तो विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, जैसे कि चाइना वाले करते हैं। चाइना वाले यहाँ पर भारत में प्रोडक्ट बेचते हैं और भारत में जो चाइना वाले प्रोडक्ट बेचते हैं ना, उसकी लागत है ना भारत में ज़्यादा आती है और उस लागत से भी कम प्राइस में चाइना वाले बेच देते हैं, तो वो डंपिंग कर रहे हैं। तो इस हेतु क्या करती है सरकारें, डंपिंग पर टैरिफ ले आती है। कोई प्रोडक्ट विशेष बहुत कम प्राइस में चल रहा है, बेच रहे हैं, तो उसके लिए अलग से टैक्स ले आती है जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर। सो उसकी प्राइस है, ताकि घरेलू उद्योग है उनको कोई नुकसान ना हो, रोजगार में कमी ना आए, वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं। तो विदेशों में उनकी लागत और उनकी घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, विदेशों में आप बेच रहे हो माल और उनके विदेशों में जो उसकी लागत है उनसे भी कम कीमत पर डंप कर रहे हो, आप प्राइस को कम कर रहे हो। सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? सिंधु जल ट्रीटी हुई है दोस्तों 1960 में। विकल्प सी करेक्ट है। ये ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को होती है। उस समय जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो सैन्य प्रमुख था उनके मध्य होती है। और इस ट्रीटी में जो मध्यस्थता का काम किया है ना वो विश्व बैंक ने किया है। यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आते हैं। 1960 में हुई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। भारत की जो पहली शिप जहाज गई थी ना, वो पहली स्वदेशी जो स्वदेशी निर्मित जहाज है 1919 में गई थी। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन गई थी। तो उस दिवस की उसके सम्मान में 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? आरडीएक्स हो जाएगा, दो इसकी फॉर्म निकलती हैं। या तो इसे बोलेंगे आप रॉयल डेमोलिएशन एक्सप्लोजर, या फिर बोलेंगे रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। तो ये विकल्प में रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, जो कि सशस्त्र बल है भारत में जितने भी, उसके हेतु एक खतरनाक घातक ये एक्सप्लोजिव है, यानी विस्फोटक है, जो स्टोर करना ईजी है और खतरनाक बहुत है। तो इस टाइप से आरडीएक्स का उपयोग है, वो मिलिट्री वगैरह करती है। निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया? प्रथम रामसर साइट का पूछा। वैसे भारत में अभी 85 रामसर साइट हो चुकी है अगस्त 2024 तक। तो पहला रामसर साइट में 2 साइट आती है, एक तो चिल्का झील उड़ीसा और एक आपके आती है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में। तो चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव दोनों ही 1981 को रामसर साइट के रूप में नामित होते हैं। सुंदरवन आपको पता पश्चिम बंगाल में है। अष्टमुड़ी झील कहाँ पर है? केरला में है। वाधवाना वेटलैंड वडोदरा गुजरात में है। चिल्का झील उड़ीसा है। ये प्रथम आपका रामसर साइट हो जाएगी। मृच्छकटिका किसने लिखी है? मृच्छकटिका जो पुस्तक है, नाटक है एक तरीके से, ये शूद्रक का है। इसे कहेंगे छोटी मिट्टी की लिटिल क्ले कार्ट कहेंगे। इसका मतलब ये है मृच्छकटिका का शूद्रक की रचना है। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण होती है? कम विकसित देश हैं, ज़्यादा विकसित नहीं, उसमें गरीबी का कारण है आय असमानता, यानी आय की असमानता है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो आय की असमानता हो गई ना, यानी अमीर है वो गरीब नहीं है, पूरा देश गरीब नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत संपत्ति और काफ़ी लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो आय की असमानता के कारण गरीबी इसका मुख्य कारण है। यानी पैसा है सभी में समान रूप से वितरित न होकर एक जगह ज़्यादा पहुंच रहा है। किस खनिज को बरीड सनसाइन, दबी हुई धूप, बरीड सनसाइन कहते हैं? यानी बरीड जला हुआ, दबा हुआ, सनसाइन धूप, रोशनी। दबा हुआ आपको पता है कोयले का निर्माण कैसे हुआ है? लाखों साल पहले हैं, जो पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे, बाहर आ गई थी, पेड़ पौधे वगैरह सारे दब गए, उन पर उच्च दाब के कारण काफ़ी लंबी प्रक्रिया चली और कोयला अभी देखने को मिल रहा है। तो इसे ब्रीड सनसाइन कहेंगे। 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण नीति जो 2016 में आई, इसका प्राइमरी जो मोटो था ना, वो काले धन पर अंकुश लगाना था। तो ये करेक्ट हो जाएगा, काले धन को रोक अंकुश लगाना। लेकिन
ये बिल्कुल असफल रही, सफल नहीं रही। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर 12.36 से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो 2015 का बजट आया था ना, उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी 12.36 से बढ़ाकर 12.50 कर दी गई थी। तो ये यहाँ पर 38 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हुए आपको एग्जैक्टली आंसर बता दिया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँगे। बाकी टेक्स्ट बुक पर ऑफ़र की कुछ अंतिम टाइम चल रहा है, तो उससे पहले आप लाभ उठा दीजिएगा लोएस्ट प्राइस का। टीटीजी के कूपन कोड से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो मिल जाएगा, कैसे पास प्रो लेना और कैसे उसका फ़ायदा उठा के आप एग्ज़ाम में अपने आप की कमियों को सुधारते हुए बेहतर ढंग से अच्छी रैंक के साथ तैयारी करते हुए सिलेक्शन पा सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।